स्मार्ट क्लासेस के ऑनलाइन पोर्टल पे स्वागत करता हूँ। इम्पोर्टेंट सेशन, नया सेंसर। अब ये मत कभी सोचना कि मगर उस पर अगर थंबनेल पे यूपीपीसीएल लिखा हुआ है तो वो डीआरडीओ के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, या फिर डीआरडीओ लिखा है तो एएलपी टेक्नीशियन के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, या एएलपी टेक्नीशियन लिखा है तो यूपीपीसीएल के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। क्योंकि कोई भी क्वेश्चन पर्टिकुलर उसी सब एग्ज़ाम के लिए नहीं बनता है। ठीक है, यही क्वेश्चन तुम्हारे इस एग्ज़ाम से उस एग्ज़ाम और उस एग्ज़ाम से इस एग्ज़ाम बस ट्रांसफ़र होते रहते हैं या पार्सल होते रहते हैं। तुमको कितनी बार बता चुके हैं शुरुआत में। ठीक है, तो ये गलतफहमी कभी मत रहना कि अगर ये डीआरडीओ का सेशन चल रहा है या फिर यूपीपीसीएल का सेशन चल रहा है तो इसके अलावा और कोई भी किसी भी एग्ज़ाम में कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन इससे नहीं पूछ सकता। ठीक है, तो इस गलतफहमी में मत रहना। तो इसीलिए आज का सेशन भी इम्पोर्टेंट है। सभी जितने भी तैयारी करने वाले किसी भी सब्जेक्ट की किसी भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हो उसके लिए सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो देखो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, मगर उससे पहले बाबू इसको अगर ये पसंद आए सेशन तो इसको पसंद कर देना, साझा कर देना और सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो यार, शेयर नहीं करते हो, ठीक है, लाइक तो छोड़ ही दो। अगर 60 भी देख रहे हो तो 10 भी लाइक नहीं आते हैं। ठीक है ना, फिर भी क्या करें, मजबूरी है, तुम लोग को लिए करना पड़ रहा है। तो देखो सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक संतुलित तार संयोजित परिपथ में अनाविष्ट तार में धारा होता है। ठीक है, यानी जब कोई 3 फेज की बात करें या सिंगल फेज की बात करें, अगर वो सर्किट या फिर वो सिस्टम या फिर वो लोड बैलेंस है तो उसमें न्यूट्रल करंट बहने वाली हमेशा क्या होती है, शून्य के बराबर होती है। अगर कोई भी चीज़ बैलेंस है, जैसे 3 फेज सिस्टम की बात करें, अगर बैलेंस है, बैलेंस लोड है, तो उसमें से न्यूट्रल धारा यानी अधिकतर जो स्टार में ही होती है, स्टार में ही न्यूट्रल पाया जाता है। ठीक है, तो न्यूट्रल धारा क्या होगी हमारी, हमेशा शून्य के बराबर होती है। क्या होता है, शून्य के बराबर होती है, IN बराबर 0। ठीक है, बैलेंस लोड के कंडीशन में, नहीं तो फिर भी कभी, नहीं तो इसके अलावा किसी भी केस में शून्य नहीं हो सकता है। इसलिए पहले का आंसर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101 सगन हो गया। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। प्रत्यावर्तियों में यानी अल्टरनेटर में अवमंदन कुंडलियाँ यानी डैम्पर वाइंडिंग कहाँ दी जाती है। ठीक है, कहाँ दी जाती है डैम्पर वाइंडिंग। तो देखो ऑप्शन क्या लिखा रहेगा, या तो पोल फेस लिखा रहेगा, या तो पोल फेस लिखा रहेगा, या फिर पोल शू लिखा रहेगा। ठीक है, हमेशा कहाँ दी जाती है, पोल शू, या फिर तुम्हारे पोल फेस पे क्या होती है, डैम्पर वाइंडिंग किया जाता है। ठीक है, और डैम्पर वाइंडिंग हमेशा क्या होता है, रोटर पे दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि रोटर के मैकेनिकल जो वाइब्रेशन होता है, यांत्रिक जो कंपन होता है, उसी को कम करने के लिए हम डैम्पर वाइंडिंग का प्रयोग करते हैं। और ये रोटर पे लगा होता है, रोटर के पोल शू या पोल फेस पे लगा होता है। क्योंकि जितनी पोलों की संख्या स्टेटर में होती है उतनी पोलों की संख्या रोटर पे भी होती है, इस बात को भी याद रखना। इसलिए ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। पोल शू या फिर रोटर दिया होता है तो रोटर के पोल शू पे लगी होती है। सही है, चलो आगे देखते हैं। हवा की पारगम्यता जी, कितनी ईजी सवाल है। पारगम्यता पूछ लेता, या फिर इसको लिख सकता था क्या, परमिएबिलिटी, इंग्लिश में परमिएबिलिटी। तो परमिएबिलिटी कितनी होती है तुमको पता है सर जी, म्यू नॉट बराबर कितना होता है, 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ हेनरी पर मीटर। सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट रहती है हेनरी पर मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ये सही हो जाएगा। ये किसकी वैल्यू दी हुई है सर, ये वाली बता दीजिए थोड़ा सा। ये जो दिया हुआ है तुम्हारा, ये किसकी वैल्यू है, एप्सिलॉन नॉट, यानी जिसको तुम विद्युतशीलता कहते हो या फिर परमिटिविटी कहते हो, उसकी यूनिट है। मगर यहाँ पे एक चीज़ गलत दे चुकी है। क्या गलत है सर यहाँ पे, अगर यहाँ पे हेनरी पर मीटर ना देकर फैरेड पर मीटर देता तब सही होता। समझ में आया, ये चीज़ याद रखनी है। ठीक है, तो यूनिट गलत दी हुई, इसलिए ऑप्शन 103 का क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। सही है, चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। देखो यहाँ पे एक 1 वाला क्या कर दिया, गलत कर दिया। ठीक है, क्योंकि बस ये आगे पढ़ा है पीछे पढ़ा ही नहीं। ठीक है, परमियंस की बात बोला, पारगम्यता, सॉरी ये छिप जा रहा है। अगला क्वेश्चन है 104, निम्नलिखित में से कौन सी विधि तार का परावैद्युत क्रमीकरण प्राप्त करने के लिए पता किया जाता है। ठीक है, देखो परावैद्युत क्रमीकरण यानी जो डायलेक्ट्रिक स्ट्रेस चेक किया जाता है वो हमेशा कैपेसिटेंस के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, कैपेसिटेंस के द्वारा किया जाता है। इसीलिए बोलते हैं कि अगर तुमको डायलेक्ट्रिक स्ट्रेस, कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन पूछता है कि सबसे अधिक डायलेक्ट्रिक स्ट्रेस कहाँ होता है, तो बोलते हो सर जी कंडक्टर के सरफेस पे होता है।
ठीक है, बोलते हो ना कि कंडक्टर के सतह पर सबसे अधिक डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस होता है, तो उसको कम करने के लिए हम क्या करते हैं, हर जगह बराबर मात्रा में करने के लिए क्या करते हैं सर जी, हम करते क्या हैं, कैपेसिटेंस ग्रेडिंग का नाम सुने होंगे, कैपेसिटेंस ग्रेडिंग का नाम सुने होंगे, ठीक है, कैपेसिटेंस ग्रेडिंग करते हैं, सही है। तो यही धारिता क्रमीकरण है, जिससे क्या हो सकता है, विधि में तार के परावैद्युत क्रमीकरण प्राप्त करने की विधि, जिसमें सभी मात्रा में सभी जगह पे क्या होती है, इक्वल अमाउंट में परावैद्युत यानी स्ट्रेस तुम्हारी मिल जाती है, इसलिए यहाँ पे धारिता क्रमीकरण क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, सही है। चलो, एक होता है कैपेसिटेंस ग्रेडिंग होता है और एक होता है इंटरशिप ग्रेडिंग, ठीक है, ये दो होती है, इसको याद रखना है। ये तो इजी क्वेश्चन है जी। 60,000 हाथ के साथ विद्युत बल्ब बनाने के लिए 4 पोल पे प्रत्यावर्ती की गति क्या होगी। देखो, अगर ये सिंपल कहानी है, अगर ये 50 हर्ट्ज होता है तो कह देते हैं सर जी 1500, ठीक है, 1500 RPM होता है, क्योंकि 4 पोल के लिए 50 हर्ट्ज पर हमेशा NS की वैल्यू यानी सिंक्रोनस स्पीड की वैल्यू कितनी होती है, 1500 होती है। मगर जब ये 60 ये बोल दिया, 60 बोल दिया है, तो कभी भी अब देखो 60 बोल दिया, अगर ये 2 पोल होता है तो कितना मारते हैं सर, 3600 पोल होता है, ठीक है। अभी 4 पोल है तो 4 पोल का आधा कर लो, पहले 2 था ना, अब 4 पोल हो गया, इसको आधा कर लो तो कितना हो जाएगा, तो इसको आधा कर देते हैं, ये कितना हो जाएगा, 1800 हो जाएगा, 1800 RPM। तो आंसर कितना हो जाएगा, 1800 हो जाएगा। ये सब देखो मेमोरी याद रखनी पड़ती है, ठीक है, ऐसे सवालों को तुमको सॉल्व नहीं करना है, ठीक है, इतना प्रैक्टिस हो जाना चाहिए कि तुमको बस ऑप्शन देखे आंसर आ जाना चाहिए, तो या फिर आंसर देखो ऑप्शन का तुम्हारे क्वेश्चन का पता अंदाज़ा लग जाना चाहिए, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं। उपकेंद्रों में विद्युत धारा यानी परिणामित यानी करंट ट्रांसफार्मर का उपयोग किस लिए करते हैं। देखो, करंट ट्रांसफार्मर का प्रयोग होता है किस लिए, अमीटर की रेंज बढ़ाने के लिए करंट ट्रांसफार्मर का प्रयोग होता है, जो कि स्पेशल टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर की गिनती में आते हैं। तो करंट ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं किसके लिए सर जी, अमीटर की रेंज बढ़ाने के लिए। और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं सर, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं वोल्ट मीटर की रेंज बढ़ाने के लिए, वोल्ट मीटर की रेंज बढ़ाने के लिए, इसको याद रखना है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना है। और क्या होता है, करंट ट्रांसफार्मर पोटेंशियल ट्रांसफार्मर हो गया, प्रयास बढ़ाने के लिए इन सब का प्रयोग किया जाता है, सही है ना। करंट ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग कभी भी ओपन नहीं कर सकते, सही है ना, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, सही है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने का काम कौन करता है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है सर, यही है हमारा सेल या बैटरी, यही होता है ना। जो इलेक्ट्रोलाइट होती है उसकी रासायनिक ऊर्जा कितनी होती है, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होती है, तो सेल या बैटरी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्लिप रिंग प्रेरण मोटर में क्या होता है, कोई दिक्कत नहीं है। दक्षता किसकी अधिक होती है सर, उसकी अधिक होती है, किस वाले की बोल रहे थे, स्क्वायर केज की एफिशिएंसी अधिक होती है, ठीक है। निम्न सत्य गुणक कोई कहानक नहीं, निम्न प्रवर्तन बड़ा गुण नहीं सर जी। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का प्रयोग ही इसलिए करते हैं क्योंकि क्या होती है, उसकी स्टार्टिंग टॉर्क बहुत अधिक होती है, क्या होती है, स्टार्टिंग टॉर्क बहुत अच्छी होती है, इसलिए जहाँ पे हमको हाई स्टार्टिंग टॉर्क की आवश्यकता होती है वहाँ पे स्लिप रिंग का प्रयोग करते हैं। जैसे अधिकतर रोलिंग मिल पूछता है, रोलिंग मिल में किसका प्रयोग किया जाता है, तो स्लिप रिंग के अलावा कोई नहीं टिक करना है, ठीक है, स्लिप रिंग ऑप्शन में दिया रहेगा, तो स्लिप रिंग टिक करके चले आना है, क्योंकि सबसे अधिक स्टार्टिंग टॉर्क स्लिप रिंग का ही होता है, ठीक है। और स्क्वायर केज का तो मतलब क्या ही बोले, छोड़ो जाने दो, सही है। चलो क्वेश्चन नंबर 109। डीसी शंट मोटर के गति नियंत्रण का अभिवाह नियंत्रण विधि द्वारा हम क्या कर सकते हैं। अभिवाह की बात बोला है ना, अभिवाह फ्लक्स, गति नियंत्रण अभिवाह फ्लक्स मतलब जो डीसी शंट मोटर में जो फ्लक्स विधि होती है किसके लिए प्रयोग करते हैं, जो फ्लक्स कंट्रोल मेथड होता है, फ्लक्स कंट्रोल मेथड होता है, जिसको दिखाते हैं, सॉरी एन, यही लिखते हैं ना, एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी माइनस आई ए आर ए अपॉन फाइव, ये पूरी वैल्यू किसकी होती है, ई बी की होती है, ठीक है। तो देखो क्या होता है, गति नियंत्रण द्वारा हम क्या कर सकते हैं, केवल बेस स्पीड से उच्च स्पीड प्राप्त कर सकते हैं, किसमें, फ्लक्स कंट्रोल मेथड से। क्यों, देखो हम क्या करते हैं फील्ड वाइंडिंग में, ठीक है, शंट फील्ड वाइंडिंग में हम क्या करते हैं, एक रेसिस्टेंस जोड़ देते हैं, रेसिस्टेंस जोड़ते हैं तो क्या होता है, आई का मान कम हो जाता है,
आई का मान कम होने से क्या होता है, फ्लक्स का मान कम हो जाता है, और जहाँ पे फ्लक्स का मान कम होगा एन की स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि विड्थ का अनुपाती है। ठीक है, इसलिए क्या होता है, केवल सामान्य गति से ऊपर की गति को ही कंट्रोल किया जा सकता है, गति प्राप्त की जा सकती है, कम नहीं कर सकते। कम करने के लिए, नीचे करने के लिए क्या होता है, आर्मेचर कंट्रोल मेथड। ठीक है, कौन सा मेथड, आर्मेचर कंट्रोल मेथड का प्रयोग होता है। ठीक है, चलो आई होप समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कोई क्वेश्चन है यार, जूल्स ला, जूल्स ला यही कहता है ना, H = I²R/T, वही दे दिया है जूल्स ला। कुछ तत्व से होकर गुजरने वाली धारा उत्पादित ऊष्मा किसके बराबर होती है, I²R से, ये दिया हुआ है। तो बच्चों का क्वेश्चन है, सब लोग करके आएगा I²RT। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कांच में प्रतिरोध का तापमान गुणांक कितना होता है, कांच होता है, कांच क्या है हमारा, एक तरीके से इंसुलेटर है। कांच हमारा क्या है, इंसुलेटर है, जिसको ग्लास भी बोलते हैं। ठीक है, ग्लास इंसुलेटर है, और हमको पता है कि इंसुलेटर क्या होता है, NTC। NTC का मतलब टेम्परेचर का मान बढ़ेगा सर जी, तो प्रतिरोध का मान घटेगा। तो वही चीज़ है, ऋणात्मकता गुणांक होता है, NTC होता है, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। सही है, चलो शून्य लगभग मैग्नीन का होता है, धनात्मक सारे चालक जितने भी धातु होते हैं उसके होते हैं। सही है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। ऐसा क्वेश्चन भी आएगा, ठीक है, जो सब करके आएगा, और जो नहीं पढ़ेगा वो छोड़ के आएगा, और 500-600 बच्चों के नीचे पहुंच जाएगा। ठीक है, कंपटीशन के मामले में देखो क्या बोला है, शंट जनरेटर है। ठीक है ना, शंट जनरेटर है, टर्मिनल वोल्टेज कितना दिया हुआ है, 250 वोल्ट है, करंट कितना है, 195 एम्पीयर प्रदान करता है, आर्मेचर प्रतिरोध और शंट प्रतिरोध दिया हुआ है, तुमको EMF का मान निकालना है। तुमको पता है जनरेटर तो क्या होता है, EB = V + IA RA, यही होता है। क्योंकि ध्यान से देखो, इसका अगर डायग्राम बनाएंगे तो कैसा बनेगा, किस प्रकार का डायग्राम बनेगा, इसको ध्यान से देख लो पहले। इसका डायग्राम बनाओगे तो कुछ ऐसा बनेगा, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा। बोला टर्मिनल वोल्टेज कितना है, 250 वोल्ट है, यानी यहाँ पे आउटपुट जो मिल रहा है कितना है, 250 वोल्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कितने एम्पीयर की धारा प्रदान करता है, 195 एम्पीयर की धारा प्रदान करता है, कोई दिक्कत नहीं। शंट प्रतिरोध कितना है, 50 ओम है, यही ना शंट प्रतिरोध, यही ना लास्ट वाला शंट है, तो यहाँ पे भी शंट ही होगा, 50 ओम। अब देखो यहाँ पे इसमें बहने वाली धारा का मान हम चाहें तो आराम से निकाल सकते हैं। कैसे, अगर 250 वोल्ट यहाँ है तो 250 वोल्ट यहाँ पे होगा, 250 वोल्ट यहाँ पे होगा, क्योंकि सभी क्या है पैरेलल में। तो 250 वोल्ट यहाँ पे, तो कहते हैं आई बराबर कितना होता है, V/R। तो 250/50 करोगे तो कितना आएगा, V/R करोगे तो तुम्हारा कितना आएगा, 5 आएगा, यानी कितना होगा यहाँ पे, इसमें से बहने वाली धारा का मान 5 एम्पीयर है। कोई दिक्कत है। अच्छा, अब ये देखो 5 एम्पीयर इधर है, 195 एम्पीयर इधर है, तो यहाँ से निकलने वाली धारा का मान कितना हो जाएगा सर जी, 200 एम्पीयर निकल के चला है। कोई दिक्कत है नहीं सर जी, 200 एम्पीयर है, कोई दिक्कत नहीं। अब सवाल हो गया हमारा। अब देखो क्या निकालना है, EB का ही मान निकालना है। तो EB का मान कितना होगा सर जी, EB का मान वही होगा जो V पर है, तो V + IA, EB में से IA माइनस करें तो 250 आ जाएगा। ध्यान से देखना क्या कहना चाह रहे हैं, EB तो अधिक ही निकलेगा जब भी निकलेगा, EB जब भी निकलेगा तो अधिक ही होगा ना, क्योंकि जनरेटेड वोल्टेज टर्मिनल वोल्टेज से हमेशा ज़्यादा होगा, क्योंकि जनरेट करना ज़्यादा वैल्यू होगी। तो देखो क्या हो जाएगा, EB की वैल्यू ज़्यादा होगी। ठीक है, तो EB में से अगर हम IA घटा दें तो वो 250 के बराबर हो जाएगा। तो IA कितना है हमारा, 200, RA कितना है, 2/100 है ना, 100 हो जाएगा। ठीक है, किसके होगा, 250 वोल्ट के ही होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये 2 से 2 जीरो उड़ा दो, कितना हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, ये 4 माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो EB का मान कितना हो जाएगा सर जी, 250 + 4 यानी कितना हो गया, 254 वोल्ट। और तुमको पहले ही बोल दिया कि EB की वैल्यू हमेशा ज़्यादा होती है टर्मिनल वोल्टेज से, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, इसलिए यहाँ पे सर धोखा मिल गया हमको, 254 वोल्ट होगा। कोई दिक्कत है, इसी तरीके से डायग्राम बना के सॉल्व करोगे इजी हो जाएगा, नहीं तो वैसे बना ले रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है।
बाह्य खेलों के लिए उपयुक्त लैंप कौन सा है, यानी जो हैलोजन, मतलब हैलोजन बोल रहे हैं, जो तुम स्टेडियम में प्रयोग करते हो, ठीक है, या फिर ग्राउंड फील्ड पे प्रयोग करते हैं, पार्क में प्रयोग करते हो, क्या प्रयोग करते हो, कोई नहीं, हैलोजन लैंप का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हो, हैलोजन लैंप का। सोडियम वेपर लैंप का प्रयोग कहाँ होता है, सजी स्ट्रीट लाइट में करते हैं। फ्लोरेसेंट अपने होम घरों में करते हैं, ठीक है, या सजावटी कार्यों के लिए। एलईडी का प्रयोग कहाँ करते हो, घर पे करते हो, या सजावटी कार्यों के लिए, या फिर टॉर्च में भी करते हो, ठीक है। तो हैलोजन लैंप सबसे इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे, ग्राउंड रोड में करते हो। चलो अगला क्वेश्चन है, ओ शिट, ये तो लेफ्ट फाइंडिंग दे दिया ना, तो ए बराबर पी मार दो। समानांतर पथों की संख्या वही होती है जितने पोलों की संख्या होती है। तो पोल की संख्या कितनी है, 6 है, तो समानांतर पथों की संख्या भी कितनी होगी, 6 होगी। तो बताओ, ऐसा ऐसा तो क्वेश्चन पूछा है तुम लोग से, ठीक है, इतना ईजी। तो पढ़ते रहो, ईजी लगेगा, ठीक है, छोड़ दोगे तो फिर समझ में आएगा। और सेशन पसंद आ रहा है तो एक बार प्लीज़ इसको लाइक कर दो, तो इसको लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो यार, ठीक है। देख लो पूरे मेहनत डेडिकेटेड है तुम लोग के लिए, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, जेनर डायोड होने के कारण अत्यधिक डोपित होता है। किसके कारण अत्यधिक डोपित होता है, किसके कारण अत्यधिक डोपित होता है, तो सर जी कुछ नहीं, रिवर्स ब्रेक डाउन वोल्टेज, ब्रेक डाउन वोल्टेज के कारण ही क्या होता है, रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज की वजह से ही सर क्या होता है, ये अत्यधिक डोपित होता है, ठीक है। और हमको पता है जेनर डायोड के सिंबल की बात करें तो यही होता है जेनर डायोड का सिंबल, ये एनोड, ये कैथोड। सदैव सर ये क्या होता है, रिवर्स बायस में ही कनेक्टेड होता है, फॉरवर्ड में नहीं होता है। इसकी डोपिंग उच्च होती है, डोपिंग उच्च रखने के कारण क्या होता है, रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज। और हिंदी में बोलोगे तो क्या बोलोगे, न्यूनीकृत व्युत्क्रम भंजक वोल्टता, ठीक है, ब्रेकडाउन वोल्टेज, व्युत्क्रम मतलब रिवर्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पे याद रख लो, और यहाँ पे टिक मार के चले जाओ, और 1 नंबर फ्री का पा जाओ, ठीक है। रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज की वजह से हाई रिवर्स सिंबल याद रख लो, और रिवर्स बायस में कनेक्टेड होता है ये याद रख लो, और हाई डोपिंग होती है ये याद रख लो, सही है। चलो चलो, जीटीओ में शक्ति यानी पावर जीटीओ, पावर जीटीओ मतलब होता है, समझते हो, जीटीओ एक तरीके से गेट होता है। जो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है पता है, किसी भी गेट को देखो, गेट इसका फुल फॉर्म होता है गेट टर्न ऑफ, गेट टर्न ऑफ इसका फुल फॉर्म याद रखो, जो किसी तरीके का क्वेश्चन पूछा है डीआरडीओ में, गेट टर्न ऑफ होता है फुल फॉर्म, ठीक है। इसका काम क्या होता है, देखो, ऑन करने को तो हम गेट से ऑन कर देते हैं एससीआर को, ठीक है, एससीआर को ऑन करना होता है तो गेट से तो ऑफ कर देते हैं, मगर जब ऑफ करना होता है तो हम जीटीओ का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जीटीओ का प्रयोग करके ही हम क्या कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं। ऑन करना हमारे हाथ में होता है, गेट पे पल्स देखें, अगर ऑफ करना है तो जीटीओ का प्रयोग करते हैं। और जो लैचिंग धारा होती है किस कोटि के मान का होता है, सर जी एम्पियर मान का होता है, ठीक है। मिली एम्पियर नहीं सर जी, नैनो एम्पियर नहीं सर जी, माइक्रो एम्पियर नहीं सर जी, नॉर्मल एम्पियर रेंज का होता है, ठीक है। किस रेंज का होता है, एम्पियर रेंज का होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जीटीओ का फुल फॉर्म याद रखना जी, जीटीओ का फुल फॉर्म बहुत पूछेगा। लैचिंग करंट क्या होता है ये याद रखना, लैचिंग करंट का मान हमेशा होल्डिंग करंट से ज़्यादा होता है, ठीक है। इसको याद रखना, लगभग 2.5 से 3 गुना अधिक होता है लैचिंग करंट का मान होल्डिंग करंट से, सही है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसको लिखना चाहो तो ये लिख सकते हो, आई एल इक्वल टू 2.5 आई एच, कभी कभी ऐसा लिखा दिखा मिल सकता है, ठीक है, तो ये टिक करके चले आना, तय हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कि ट्रांसफार्मर किस पट्टी के रूप में काटा जाता है, ठीक है। लेमिनेशन को अधिकतर देखो, काटने को प्रकार आपका तुम्हारा एफ भी है, सॉरी एफ, काटने का प्रकार तुम्हारे कौन कौन से नहीं, देखो तुम्हारे कौन कौन से होते हैं लेमिनेशन के प्रकार, ई आई यू एल, इन सब प्रकार के क्या होते हैं, लेमिनेशन की पत्ती कटी होती है। ई का प्रयोग कर सकते हो, आई का प्रयोग कर सकते हो, यू का प्रयोग कर सकते हो, एल का प्रयोग कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा, ई प्रकार की पट्टी तुम काट सकते हो, ठीक है। एफ नहीं होता है, जी नहीं होता है, एच नहीं होता है, ठीक है। बस कौन सा होता है, ई आई यू एल, इन सब प्रयोग करके तुम क्या कर सकते हो, लेमिनेशन की पत्तियाँ काट सकते हो, ठीक है। क्यों, देखो, एक ई की ऐसे लगा दिए, होता क्या है, एक ई ऐसे लगा दिए, फिर एक ई
ऐसे लगा दिए। अब देखो हो गया। अब इस पर वाइंडिंग कर दो, तुम्हारा कोर बन गया ना, इस पर वाइंडिंग कर दो, शेल टाइप हो जाएगा। ठीक है, और क्या करना, नॉर्मल बनाना है तो नॉर्मल बनाने के लिए एक यू ऐसे बना दो, यू शेप, फिर एक नीचे से ऐसे ले लो, ये कोर बन गया तुम्हारा। अब इस पर वाइंडिंग, सॉरी, अब इस पर वाइंडिंग कर दो, इस पर वाइंडिंग कर दो, हो गया कोर। तो इसीलिए इस सब का प्रयोग किया जाता है। सही है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई नहीं है। देखो 4 को लैप वाइंडिंग दृश्य धारा जनरेटर में 220 फेरे की आर्मेचर कुंडली है, जिनमें से प्रत्येक का ओम कितना है, इतना है। तो आर्मेचर का प्रतिरोध कितना होगा। ठीक है, 220 फेरे हैं, एक का प्रतिरोध इतना है। ठीक है, तो 220 का कितना होगा, कुछ नहीं है, गुणा कर दो। ठीक है, क्या कर दोगे, इसका गुणा इसके साथ कर दोगे, तुम्हारे आर्मेचर वाइंडिंग के प्रतिरोध का मान निकल जाएगा कि प्रत्येक फेरे का है। देखो प्रत्येक कॉइल अगर इतने का है तो 220 फेरे इतने का होगा। ठीक है ना, इसको याद रखना। सही है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब तुम्हारा भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन ये निकल के चला आएगा 0.055। परमाणु का इलेक्ट्रॉन कितना होता है, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो देखो परमाणु का, यही सब तो फेवरेट है तुमको। सॉरी, कॉपर का पूछ लेगा, कॉपर का 29 होता है। तुमसे अधिकतर सिलिकॉन का पूछता है, तो सिलिकॉन का कितना होता है, 14 होता है। तुमसे कार्बन का पूछेगा तो कार्बन का 6 होता है। तुमसे फॉस्फोरस का पूछ सकता है तो फॉस्फोरस का 16 होता है। तुमसे अल्युमिनियम का पूछ सकता है तो अल्युमिनियम का 13 होता है। ये सब ऐसी चीज़ें हैं जैसे ट्राइवेलेंट पेंटावेलेंट की एग्जाम्पल में इंपॉर्टेंट होता है, ये सेमीकंडक्टर एग्जाम्पल में इंपॉर्टेंट होता है। तो उन सब चीज़ों का अधिक पूछता है। ठीक है, सिल्वर का पूछ सकता है, गोल्ड का पूछ सकता है, ये सब चीज़ों का अधिक पूछता है। तो इन सब चीज़ों को याद रखना है। सही है ना। चलो अगला देखते हैं। 1 सेकेंड के लिए प्रवाहित 1 एम्पीयर की धारा क्या कहलाती है। कोई दिक्कत नहीं है यार, Q बराबर Q इज इक्वल टू, सॉरी अल्फा लग रहा है ना, Q इज इक्वल टू IT, यही होता है ना। 1 सेकेंड की T की वैल्यू 1 सेकेंड है, 1 एम्पीयर की धारा बह रही है, तो कितने कूलम हो जाएगा, 1 कूलम भी हो जाएगा ना। इसलिए क्या दे दिया, 1 कूलम दे दिया। तो देख लो, घबराओ मत, क्वेश्चन बहुत ईजी पूछेगा। ठीक है, मतलब कुछ ईजी रहेंगे, मतलब 80% ईजी तो 20% एवरेज रहेगा। ठीक है, और हार्ड है तो सबके लिए हार्ड है। तो बस यही करो, डेली प्रैक्टिस साथ में जुड़कर करते रहो हमारे साथ। ठीक है, डेली हमारे साथ जुड़ जाओ, प्रैक्टिस करते रहो, बहुत फ़ायदा होगा डेली। और डेली जानते हो सेशन ये आता ही है, डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो। अपने से ऑफलाइन बैच चल रहा है तो वो तो चल ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और पढ़ते रहो मन से, कंटिन्यूटी रखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कंटिन्यू पढ़ते रहो। ठीक है, और सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक करो, शेयर करो, और चैनल पर ना तो सब्सक्राइब करो। ठीक है, कि अगली बार जब आएँ तो कुछ सोच के यार कल तो इतना तगड़ा हुआ था, तो आज थोड़ा बेस्ट देने का प्रयास करते हैं। ठीक है ना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल दी वेरी बेस्ट।